हेलो बच्चों, अवधि क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का पार्ट नंबर 3। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है 2021 तक के सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2020, 2018, 2019 और 2017 में आए हुए सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता 0.50 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला है। इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर अक्ष में स्थित बिंदु पर इस पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमारे पास मान लो ये कोई वृत्ताकार धारावाही लूप है। इसके केंद्र से कुछ दूरी पर एक पॉइंट P है और यहां पर हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहां से इसकी दूरी क्या दिया है, x की जगह हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस r ये कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें BO मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O कितना दिया है 0.50 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है B एट P ये ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो हम यहां से क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि B0 यानी कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है μ0I/2r। इस B0 की जगह हम क्या लिखेंगे, इस B0 की जगह हम लिखेंगे 0.50 इंटू 10⁻⁴ इक्वल μ0I हमें नहीं पता है अपॉन 2 इंटू r की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सेंटीमीटर में है इसलिए हम इसको मीटर में बदलेंगे। तो 12 सेंटीमीटर को हम क्या लिखेंगे 12 × 10⁻⁻2 मीटर। करना क्या है, यहां से अगर आप μ0I की वैल्यू निकालो तो ये पूरा यहां गुणे में चला जाएगा, यानी 12 दूना 24 × 10⁻2 × 0.50 × 10⁻⁴। इसको और आगे अगर हम सॉल्व करें तो μ0I क्या हो जाएगा, अगर हम 0.5 का गुणा 24 में करेंगे तो 12 हो जाएगा और गुणे में 10⁻4 2 6 -6 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर, तो इसका फॉर्मूला होता है μ0I r² प्लस x² 3/2। तो जरा मान रखते हैं μ0I की जगह इक्वेशन 1 से हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा 12 × 10⁻⁶, ठीक है। r² क्या है 12 × 10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2 r² मतलब फिर से वही 12 × 10⁻² ये होल स्क्वायर, इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस x क्या है तो x है 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर और पूरे की पावर हो जाएगी 3/2, ठीक है ना। ये 5 सेंटीमीटर दिया था इसलिए हमने 10⁻2 यहां लगाया है। यहां से देखें आप 2 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा 6 बचेगा, यानी BP इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर आया 6 × 10⁻⁻6 गुणे 12 का स्क्वायर करेंगे 144 × 10⁻⁴ बटे में क्या आया, अच्छा तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 144 × 10⁻⁴, 5 का करेंगे तो 25 × 10⁻⁴। अच्छा इस 3/2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और उसकी पावर 3, ठीक है लिख सकते हो ना भाई। 3/2 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/2 तो 1/2 3 घात की घात गुणा हो जाती है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। इससे फायदा क्या होगा बताते हैं। यहां से BP इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 × 144, अच्छा एक काम करो गुणा कर ही लो,
तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 2 26, 6 एकम 6 2 8 गुणे 10 की घात -10 हो जाएगा। बट्टे में क्या है, इसको जोड़ो तो 169 हो जाएगा, गुणे 10 की घात -4 हो जाएगा। और इस पर पावर 1/2 है और इस पूरे की पावर क्या है 3 है। इससे क्या होगा, यहां हो जाएगा 864 गुणे 10 की घात -10। बट्टे में देखो तो इसका अगर 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, घात 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, 169 का हो जाएगा 13 गुणे 10 की घात -4 का हो जाएगा 2 और इसका क्यूब। ठीक, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां से बीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 864 गुणे 10 की घात -10 बटे, अब इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो 13 का 2 बार गुणा करोगे तो 169 होगा। 169 में अगर हम फिर से 13 से गुणा करें, 3 9 27, 3 6 18, 2 20, 3 एकम 2 3 2 5, 9 6 1 हो जाएगा, 7 9 6 5 11, 21 97 गुणे 10 की घात यहां हो जाएगा -6 और सॉल्व करें इसको तो 864 बटे 21 97 गुणे 10 की घात, ये -10 ये +6 यानी -4, इसी को भाग कर लो। तो 864 में अगर हम भाग करेंगे 21 97 का दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ेगा, 4 बार जाएगा, 4 7 28, 4 9 36, 2 38, 4 एकम 4 3 7, 4 2 8, तो ऑलमोस्ट 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 0.4, अच्छा ज्यादा हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं, त्रिज्या जाएगा ये, तो 3 7 21, 3 9 27, 2 29, 3 एकम 3 2 5, 3 2 6, 10 में से 1 गया 9, 13 में से 9 गया 4, 5 में से 5 गया 0, उधर 2 आ जाएगा, दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ ही जाएगा, 9 बार जाएगा, 0.39। तो 0.39 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, यही आपका आंसर है। नोट करें, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेटिव है, बट उतना कठिन नहीं है। आपको क्या करना है, केंद्र वाले से म्यू नॉट आई की वैल्यू निकाल लेनी है, या आप समझो आई की वैल्यू निकाल लेनी, फिर उसको यहां पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर जो फॉर्मूला होता है उसमें रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि 3/2 को हमने कैसे सॉल्व किया, पहले 1/2 ले लिया, फिर उसका क्यूब ले लिया। समझ में आया, नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बहुत बड़े व सीधे तारों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसमें से एक तार में 5 एम्पीयर तथा दूसरे तार में 15 एम्पीयर की धारा बह रही है। दिए गए चित्रानुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो चलो देखो, हमारे पास मान लो पहला तार है जिसमें 5 एम्पीयर की करंट चल रही है। तो अगर हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखें तो आपको बताया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात करते हैं। क्या है दक्षिण हस्त नियम, हम अपने दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाते हैं, अंगूठा रखते हैं धारा की दिशा में, चारों अंगुलियों को रखते हैं उस बिंदु पर जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना है, तो हाथ से धक्का देने की दिशा हमें क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो आओ सॉल्व करते हैं। यहां देखो, पहले तार में करंट ऊपर की तरफ चल रहा है, हमने अंगूठा ऊपर रखा, इस चारों उंगलियों को बिंदु P पर रखा, अब हाथ से धक्का कहां जाएगा, अंदर। तो हम यहां कह सकते हैं बिंदु P पर जो B1 आएगा वो क्रॉस आएगा, क्रॉस मतलब अंदर की ओर जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं दूसरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो देखो दूसरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहां आ रहा है, बाहर की ओर। तो यहां हम लिख सकते हैं B2 आएगा बाहर की ओर। ठीक है, तो अब यहां पर जो दो चुंबकीय क्षेत्र बन रहे हैं इनकी दिशाएं आपस में विपरीत हैं, इसलिए जब यहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाएगा तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए यहां हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां दोनों सदिश क्या है, विपरीत दिशा में है। तो अगर मैं आपसे कहूं B1 बराबर क्या होगा, तो B1 देखो अनंत लंबाई के तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, इसका आंसर था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, जहां ए क्या था, तार से लंबवत दूरी। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, यहां हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, ए को हम A1 मान लेते हैं, जरा मान रखते हैं, म्यू नॉट की जगह क्या लिखेंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7
I1 की जगह क्या है 5 एम्पियर अपॉन 2 पाई A1। यहां से लंबवत दूरी क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटी को अगर आप हटाएंगे तो -2 हो जाएगा। जरा सॉल्व करो, यहां से 2 पाई से 4 पाई कैंसिल किया 2 आ गया। अच्छा, इसके बाद अगर यहां से देखें तो B1 बराबर क्या आ जाएगा 2 पंचे 10 और बटे में क्या है 4 गुणे में क्या है 10 की घात। अच्छा, यहां -7 है, ये -2 ऊपर चला जाएगा तो -7 + 2 हो जाएगा। यहां से B1 बराबर क्या हो जाएगा 10 बटे 4। 10 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात, ये हो जाएगा -5 टेस्ला। और इसकी डायरेक्शन कहां है क्रॉस है, क्रॉस मतलब अंदर की ओर है। ऐसे ही B2 निकाल लो, क्या होगा μ0I2 अपॉन 2 पाई A2 होगा। तो यहां से B2 इज इक्वल टू μ0 की जगह फिर से वही 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, I2 की जगह 15 है यहां पर देखो, और यहां 2 पाई A2 क्या होगा, A2 इस तार से लंबवत दूरी। अब देखो दोनों तार के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यहां से यहां 4 है तो यहां से यहां कितना होगा 6 होगा, तो यहां हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात -2। 2 पाई से 4 पाई कैंसिल किया 2 आ गया, इस 2 से इस 6 को कैंसिल किया 3 आ गया, 3 से इसको कैंसिल किया 5 आ गया। तो B2 बराबर क्या आ जाएगा, यहां ऊपर बचा है 5 गुणे 10 की घात -7, ये 2 ऊपर जाके +2, यानी यहां से B2 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -5 टेस्ला। अब इसकी जो दिशा है वो बाहर की ओर है ऐसे, तो अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, तो क्या हो गया यहां हो जाएगा B2 माइनस B1, क्यों क्योंकि B2 बड़ा है। अच्छा, जो बड़ा होता है उसी की तरफ दिशा भी होती है, यानी अल्टीमेटली दिशा कहां आएगी बाहर ना, बाहर की ओर। तो B बराबर B2 की जगह हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -5 और B1 है 2.5 गुणे 10 की घात -5, घटा दो तो B बराबर हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात -5 टेस्ला। दिशा कहां आएगा बाहर की ओर। यही आपका आंसर है। ठीक है, नोट करें, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धारामापी का प्रतिरोध 5 ओम है, यह अधिकतम 1.5 एम्पीयर की धारा नाप सकता है। इस यंत्र को 6 एम्पीयर तक की धारा नापने वाले एमीटर में कैसे बदला जा सकता है, इस एमीटर का प्रतिरोध भी ज्ञात कीजिए। तो आपको सिखाया गया है कि धारामापी को एमीटर में कैसे बदलते हैं। तो धारामापी के समांतर क्रम में हम शंट प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से धारामापी एमीटर में बदल जाता है। तो देखो यहां क्या क्या दिया है। सबसे पहले यहां धारामापी का प्रतिरोध Rg बराबर कितना दिया है 5 ओम, और ये Ig की वैल्यू कितना है 1.5 एम्पियर है, वो इतनी धारा नाप सकता है। हमें कितनी धारा इससे मेजर करनी है तो 6 एम्पियर मेजर करनी है, और हम चाहते हैं कि Rs की वैल्यू हम ज्ञात कर सकें, और साथ में बाद में एमीटर का पूरा प्रतिरोध भी हमें ज्ञात करना है। तो देखो हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि Ig इंटू Rg बराबर I माइनस IG इंटू RS, ये फॉर्मूला होता है, कई बार हम इसको पढ़ा चुके हैं। IG की जगह आप लिखेंगे 1.5 गुणे, RG की जगह लिखेंगे 5, I माइनस IG यानी कि 6 माइनस 1.5 इंटू RS, ये हमें सॉल्व करना है। यहां से 1.5 गुणे 5 हो जाएगा, 6 में से 1.5 घटाओगे तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू RS। अब आप देखो तो 15 से ये 45 कट के यहां हो जाएगा 3, यहां से हो जाएगा 5 बराबर 3RS, यहां से RS बराबर क्या हो जाएगा 5/3 ओम। ठीक है, तो कैसे परिवर्तित करेंगे हम, तो हम इस धारामापी के समांतर क्रम में 5/3 ओम का एक शंट प्रतिरोध जोड़ देंगे, जिसकी वजह से ये एमीटर में बदल जाएगा। फिर अमीटर का प्रतिरोध, तो मान लेते हैं, माना अमीटर का प्रतिरोध R है, R है। तो देखो अमीटर बनाने के लिए हमने क्या किया था,
इस 5 ओम के समांतर क्रम में हमने 5/3 ओम जोड़ा था, तो हो जाएगा 1/R1, R1 की जगह 5 हो जाएगा, प्लस 1/R2, R2 की जगह 5/3 हो जाएगा। ये 3 डिवाइड का डिवाइड ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1/R इक्वल टू 1/5 प्लस 3/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 हो जाएगा, और यहां से R इक्वल टू हो जाएगा 5/4। आंसर इज 1.25। 4 एकम 4, 10 हुआ, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो एमीटर का प्रतिरोध कितना है? 1.25 ओम है, नोट करें। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न 2020 के सेट नंबर 4 में ये पूछा गया था। नोट करें सभी लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन। 99 ओम प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो हमारे पास एक धारा मापी है मान लेते हैं, और इसका प्रतिरोध कितना है? इसका प्रतिरोध है 99 ओम। ठीक, और कह रहा है मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए, तो मान लेते हैं हमने यहां पर मुख्य धारा, देखो परसेंटेज में जब भी दिया रहे तो हम 100 से स्टार्ट करते हैं, तो मान लेते हैं हमारे पास I बराबर क्या है? 100 है, जिसमें से यहां पर हमने एक शंट जोड़ दिया है। ठीक है, इसे RS बोल दिया। अब यहां जो करंट आ रहा है धारा मापी में, वो मुख्य धारा का 10% है, तो अगर हमने मुख्य धारा 100 लिया है, तो 100 का 10% क्या होगा? 10, तो यहां 10 आ गया। अब शेष करंट यहां से आएगा, इसको हम IG बोल देते हैं, तो शेष करंट I माइनस IG होता है, I माइनस IG, और यहां देखो तो ये किसके बराबर होगा? 100 में से 10 गया, 90 एम्पियर के। बस इसके बाद क्या है, हम ये जानते हैं कि IG RG बराबर I माइनस IG इंटू RS, ये फॉर्मूला होता है। IG की जगह 10 है, RG 99 है, I माइनस IG 90 है, गुणे RS है। ठीक है, 10 9I। ठीक है, यहां से 99/9 हो जाएगा, ये RS की वैल्यू है, यानी RS बराबर क्या हो जाएगा? 11 ओम। यानी यहां शंट प्रतिरोध कितना लगाना पड़ेगा? 11 ओम। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 2020 के सेट नंबर 5 में पूछा गया था। जल्दी से नोट कर लें आप लोग इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो समान आवेशित कण A तथा B को समान त्वरक विभव से त्वरित करके एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराते हैं, जिससे वे क्रमशः R1 व R2 त्रिज्याओं के वृत्तीय पथों को पूरा करते हैं। A व B के द्रव्यमानों में अनुपात R1 व R2 के पदों में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां क्या दिया है आपको? दो समान आवेशित कण, मतलब यहां पर QA बराबर QB बराबर क्या है? Q है, समान आवेशित कण है। ठीक है, और इनको समान त्वरक विभव से त्वरित किया गया है, मतलब इनका VA बराबर VB बराबर क्या है? V है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद वे क्रमशः R1 व R2 त्रिज्याओं के वृत्तीय पथों को पूरा करते हैं। A व B के द्रव्यमानों में अनुपात ज्ञात करना है, यानी हमें MA अपॉन MB फाइंड करना है, वो भी किसके पदों में? R1 व R2 के पदों में। तो आप यहां लिखेंगे, हम जानते हैं R बराबर क्या होता है? MV अपॉन QB। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि MV बराबर क्या होता है? MV बराबर संवेग P होता है, ये चीज मैं आपको प्रूफ करा चुका हूं ना। और आप ये भी जानते हो K इज इक्वल टू 1/2 MV स्क्वायर होता है, ये आप जानते होंगे। ऊपर नीचे अगर M से गुणा करोगे, ऊपर नीचे M से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा MV का होल स्क्वायर बटे 2M, और MV मतलब P, यानी P स्क्वायर अपॉन 2M। तो यहां से 2M के बराबर P स्क्वायर हो जाएगा, यहां से P बराबर √2M के हो जाएगा। इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आप जानते हो ये K क्या है? गतिज ऊर्जा है। आप जानते हो कि किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो W बराबर K हो सकता है, और W बराबर याद करो क्या होता है? Q इंटू V होता है कि नहीं? ये वाला फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, V बराबर W बटा Q0। तो यहां से W बराबर Q0 इंटू V लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां सबसे हम P बराबर क्या लिख सकते हैं? √2M K की जगह QV लिख सकते हैं।
तो यहां से अब R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर इस mv की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2m QV अपॉन में क्या है QV। सही है। अच्छा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R बराबर इसको भी अंडर रूट के अंदर ले लो ऐसे, तो 2m QV बटे में अगर ये QB अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर B स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, Q से Q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2m, सॉरी यहां V है, पोटेंशियल वाला V है, 2mV अपॉन QB स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां ध्यान से समझो, यहां पर आवेश भी समान है और चुंबकीय क्षेत्र भी समान है दोनों का, तो हम यहां लिख सकते हैं BA बराबर BB बराबर B, ऐसा। मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम है। इसमें क्या क्या सेम है, देखो ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और यहां एक बार फिर से मैंने इसका पूरा डेरिवेशन करा दिया है। इंपॉर्टेंट है ये, 2020 के सेट नंबर 5 में पूछा जा चुका है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, कॉन्सेप्ट भरपूर लगेगा। ठीक, अब इसमें क्या क्या नियत है, तो आप कहेंगे सर यहां पर आवेश नियत है, सर यहां पर विभवांतर नियत है, सर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी नियत है। देखो, दो समान आवेशित कण, समान त्वरक विभव, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये तीन चीजें यहां पर कांस्टेंट हो गई। कौन कौन सी, V Q B। तो R प्रोपोर्शनल आप यहां क्या लिख सकते हो, R प्रोपोर्शनल केवल लिख सकते हो M के, बाकी सब तो कांस्टेंट हो गया ना। 2 खुद एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, V खुद कांस्टेंट है, Q भी यहां कांस्टेंट है और B भी कांस्टेंट है, बचा क्या, R प्रोपोर्शनल टू M। यानी यहां से आप लिख सकते हो R1 बटे R2 बराबर MA बटे MB, ऐसा लिख सकते हो, वो भी अंडर रूट में। ठीक है, हमें इसी का अनुपात चाहिए, हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, वर्ग कर दो इसी का, जब आप वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर, यहां हो जाएगा MA अपॉन MB। यही हम चाहते थे। देखो, द्रव्यमानों के अनुपात हमने निकाल लिया है, किसके, त्रिज्याओं के पदों में। तो MA अपॉन MB का आंसर क्या आया, R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पीयर की वैद्युत धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है। एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर दिशा में 2 मीटर पर सेकंड वेग से तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रक्षेपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर क्रियारत चुंबकीय बल का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हमारे पास एक सीधा लंबा तार है। अच्छा, डायरेक्शन हम इसको नॉर्थ मान लेते हैं, इसको हम साउथ मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम, इधर वाले डायरेक्शन को ईस्ट मान लेते हैं और इधर वाले डायरेक्शन को वेस्ट मान लेते हैं। तार में जो धारा चल रही है 20 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। कितना है, 20 एम्पीयर है। ठीक है, अच्छा, इस तार से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, मान लेते हैं तार से यहां पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन है जो दक्षिण से उत्तर दिशा में जा रहा है। माने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जो दक्षिण से उत्तर, ऊपर की ओर, इसका वेग ऐसे चल रहा है, जा रहा है। अब देखो, तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और उस चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण जा रहा है। इसका मतलब इस पर 100% क्या लगेगा, बल। उसी बल का जो है परिमाण ज्ञात करना है, दिशा भी ज्ञात करनी है। एक बात बताओ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करोगे, अगर हम इस बिंदु पर बात करें, इस तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो दक्षिण हस्त नियम, अंगूठा रखना धारा की दिशा में, अंगूठा रखा धारक दिशा में, चारों उंगली उस पॉइंट पर रखा, हाथ से धक्का बाहर की ओर आ रहा है, यानी यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कैसा बनेगा, बाहर की ओर। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन पर बल कैसे देखा जाए, तो मैंने आपको बताया था लॉरेंज बल को देखने के लिए, लॉरेंज बल निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम FBI, यानी अपने जो
तर्जनी अंगुली है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे, मध्यमा को रखेंगे धारा की दिशा में या धनावेश के चलने की दिशा में। फिर से सुन लो, मध्यमा को रखते हैं धारा की दिशा में या फिर धनावेश के चलने की दिशा में। ठीक, तो ये अंगूठा क्या बताएगा? लॉरेंज बल की दिशा बताएगा। तो सबसे पहले हमें अपने तर्जनी को पॉइंट करना है टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो हमने तर्जनी बाहर लिख ली, मतलब बाहर ले लिया। फिर मध्यमा को धारा की दिशा, क्या यहां धारा है? नहीं, यहां तो आवेशित कण है, तो हमें आवेशित कण के कौन से आवेशित? धनावेश की दिशा में रखना है। अच्छा, यहां लेकिन ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहा होगा तो हमारा जो धनावेश होगा वो नीचे जा रहा होगा, इसलिए हमें अपने मध्यमा को नीचे पॉइंट करना पड़ेगा। अब अंगूठा इधर आ रहा है, अब ये आप देख लो इधर कौन सी डायरेक्शन, इधर वेस्ट है यानी कि पश्चिम दिशा। तो यहां पर बल कुल मिला के ऐसे कार्य करेगा, पश्चिम दिशा में। ठीक है, पश्चिम दिशा में। डायरेक्शन तो हमें पता चल गई बल की। अब हम क्या करेंगे, पहले हम चुंबकीय क्षेत्र बी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो यहां से आ जाएगा म्यू नॉट की जगह 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, आई की जगह आप लिखेंगे 20 बटे 2 पाई, ए की जगह रहेगा 10 सेंटीमीटर है तो 10 गुणे 10 की घात -2 हो जाएगा। 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। 10 दूना, तो आप यहां देखो 2 दूना 4, बी बराबर क्या आया? 2 दूना 4 गुणे 10 की घात -7, ये -2 ऊपर जाके +2, यानी बी बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -5 टेस्ला। चलो, चुंबकीय क्षेत्र पता हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण चलता है तो वहां पर लॉरेंज बल का फॉर्मूला होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा किसके बीच का कोण होता था? वेग और चुंबकीय क्षेत्र। तो वेग देखो ऊपर चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर है, तो एंगल 90 है, यानी यहां थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है। करना क्या है, F इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, लिख लो साइन 90 डिग्री, साइन 91 होता है। क्यू इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19। वेग यहां कितना दिया है? वेग आपको दिया है 2 मीटर पर सेकंड, ये वेग है, तो यहां हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात कर ली है, 4 इंटू 10 टू पावर -5 साइन 90 होता है 1। यहां से F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 दूना 32 या 4 दूनी 8, 16 8 128, 12.8 गुणे 10 की घात -19 -5 -24 न्यूटन। दिशा हो जाएगी पश्चिम की ओर। ये इसका आंसर है। ठीक है, आप चाहो तो दशमलव को यहां ले आओ, F इक्वल टू हो जाएगा 1.28 इंटू 10 टू पावर हो जाएगा -23 न्यूटन। समझ गए? यही आपका आंसर है। नोट कर लें, बहुत आसान प्रश्न था, बस कॉन्सेप्चुअल था। ठीक है, नोट करें जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है तथा पूरे स्केल के विक्षेप के लिए धारा का मान 0.50 एम्पियर है। इस धारामापी को 5 एम्पियर परास के एमीटर में बदलने के लिए कितनी लंबाई के शंट की आवश्यकता होगी? तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 2.97 इंटू 10 टू पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 5 इंटू 10 टू पावर -7 ओम मीटर है। यह क्वेश्चन 2019 के सेट नंबर 1 में पूछा, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। आमतौर पर हम शंट प्रतिरोध की वैल्यू ज्ञात करते हैं, लेकिन यहां उस शंट की लंबाई चाहिए। कहने का मतलब सॉल्व वैसे ही होगा, पहले शंट प्रतिरोध ज्ञात करो, फिर प्रतिरोध आ गया तो प्रतिरोध R बराबर रो L अपॉन A होता है, वहां से L की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या दिया है इसमें। तो Rg यहां कितना दिया है? Rg दिया है 50 ओम। ठीक है, Ig कितना दिया है? 0.50 एम्पियर। हमें यहां कितने धारा तक मेजर करना है? इससे 5 एम्पियर। और हमें यहां L ज्ञात करना है। रो हमें दिया है
5 गुणे 10 की घात -2 सॉरी -7 ओम मीटर, साथ में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 2.97 इंटू 10⁻⁻²। ध्यान से देखो तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो -10⁻⁴ हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इतनी चीज हमें दिया है। अब आपको पता है कि IG इंटू RG इक्वल टू I माइनस IG इंटू RS होता है। IG की जगह हम लिखेंगे 0.50 इंटू RG 50 है। I माइनस IG 5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4.50 इंटू RS। ठीक है, अच्छा इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से हो जाएगा 0.50 इंटू 50 अपॉन 4.50 इक्वल टू RS। यहां से RS की वैल्यू हो जाएगी, देखो ये कट जाएगा, यहां आएगा 9, यानी 50/9 ओम, ये आपका आ गया RS। ठीक है, 50/9 ओम आ चुका है। फिर R बराबर RS बराबर रो L अपॉन A होता है। यहां से हम RS की जगह लिख सकते हैं 50/9 बराबर रो की जगह हम लिखेंगे, रो हमारे पास है 5 गुणे 10 की घात -7, तो 5 गुणे 10 की घात -7। लंबाई ज्ञात करनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास है 2.97 इंटू 10⁻⁻², ये है। अच्छा तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ऊपर चला जाए 50 गुणे 2.97 गुणे 10 की घात -2 बटे में है 9, इसके साथ आ जाएगा 5 गुणे 10 की घात -7 बराबर L। यही हम सॉल्व कर लेंगे, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो 5 दहम्मा 50 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 दहम्मा 50 हो जाएगा। कुछ छूट तो नहीं रहा है, सब सही तो लिखे हैं। अच्छा हाँ, एक चीज छूट गया, देखो यहां है 2.97 इंटू 10⁻² -4 -6 हो जाएगा, ये जो है 10⁻6 हो जाएगा और यहां हो जाएगा -6। हाँ अब सही है, ठीक है। हाँ यहां देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था, उसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 की घात -4 से गुणा करना पड़ा, तो उसको जब हम यहां सॉल्व करेंगे तो -6 हो जाएगा। आप सही है। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लो, अगर 10 से हम इसमें गुणा कर दें तो हो जाएगा 29.7। ध्यान से देखना, इस 10 का इसमें गुणा कर दिया तो 29.7 हो जाएगा, बटे में क्या है 9 है, गुणे में 10 की घात -6 और ये 10 की घात -7 ऊपर जाके +7 हो जाएगा, यही है लेंथ। ठीक है, यहां से L इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27, दशमलव लगा है 0 बढ़ा दिया 27, फिर 9 त्रिक 27 और यहां हो जाएगा 10 की घात, ध्यान से देखो -6 + 7 यानी 1 हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा 33 मीटर। तो संट की लंबाई हमें पता चल गई है कितनी होगी, 33 मीटर होगी। आसान था, थोड़ा कैलकुलेटिव है, नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के धारा लूप में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करो। बहुत सिंपल प्रश्न है, M इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू ए होता है। I की जगह हमारे पास कितना है 2 है, एरिया कितना है 1 और सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए 10⁻⁻4 होगा, तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, नोट करें इसको जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल ना, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अनंत लंबाई के तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू μ0I अपॉन 2πa। बस यही यहां अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। B इज इक्वल टू होता है μ0I अपॉन 2πa, तो भैया μ0 की जगह होता है 4π इंटू 10⁻⁻7, I की जगह आपको दिया है 10, यहां हो जाएगा 2π, a क्या है दूरी,
कितनी है, सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदल लो, 10 की घात -2 से गुणा करके। अब यहाँ देखो 10 से 10 कैंसिल हो चुका है, 2 पाई से यहाँ 2 आ चुका है, b इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷, ये -2 पर जाके +2 हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। यही आपका आंसर है ना, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लें। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 2019 के सेट नंबर 4 में आया है, ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या दिया है, एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान वाह्य चुंबकीय क्षेत्र B बराबर आपको यहां कितना दिया है, 0.30 टेस्ला ना, के साथ 30 डिग्री का कोण, थीटा की जगह आपको यहां दिया है 30 डिग्री, ठीक है। इस पर 4.5 × 10⁻² का बलाघूर्ण लगता है, यानी यह है 4.5 × 10⁻², ये टाउ है बलाघूर्ण। क्या पूछा है, m पूछा है, ठीक है। तो टाउ बराबर होता है mb sin थीटा। टाउ की जगह आपको दिया है 4.5 × 10⁻², m हमें फाइंड करना है, b की जगह लिखेंगे 0.30, साइन थीटा की जगह 30 डिग्री, यहां से हो जाएगा 4.5 × 10⁻² बराबर m इंटू 0.30, साइन 30 होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 का गुणा 4.5 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.0 इंटू 10⁻²। इधर से ये 0.3 डिवाइड में आ जाएगा, है ना, 0.3 डिवाइड में आ गया, यहाँ क्या बचा m, इसको सॉल्व कर लो, यानी हो जाएगा 30 × 10⁻² बराबर m। भाई आप दशमलव काटेंगे तो 90/3, तो 30 × 10⁻² हो जाएगा, ठीक। अब इसका मतलब 30 में 100 से भाग करना, तो m बराबर हो जाएगा 0.30, और इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बड़ा ही सिंपल प्रश्न था, नोट करें, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है, जल्दी से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x1 तथा x2 क्रमशः वोल्टमीटर तथा मिली वोल्टमीटर के प्रतिरोध हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह आपका 2018 का सेट नंबर 1 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताओ, वोल्टमीटर, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, मैंने कई बार बताया है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो है वो अनंत होता है, कितना होता है, अनंत, और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ये चीज याद रखो। तो यहां हमारे पास वोल्टमीटर दोनों ही है, एक वोल्टमीटर है, एक मिली वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर आपका जो वोल्टेज है वो वोल्ट में मेजर करेगा, मिली वोल्टमीटर मिली वोल्ट में मेजर करेगा। तो किसका प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए, भाई वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए मिली वोल्ट की तुलना में, यानी x1 ज्यादा होना चाहिए। x1 कौन है, ये देखो, x1 किसका है, वोल्टमीटर का, इसलिए ये ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही अंडरस्टूड क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। भाई ये वोल्टमीटर है तो इसका प्रतिरोध थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, मिली वोल्ट है थोड़ा कम होना चाहिए, तो वोल्टमीटर का x1 था इसलिए x1 ज्यादा होगा, और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता था। बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक, नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण 0.80 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत 2 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में गति करता है। 100 वोल्ट पर मीटर के विद्युत क्षेत्र से यह पथ सरल रेखीय हो जाता है। इस कण का विशिष्ट आवेश यानी Q/m ज्ञात करना है। यह प्रश्न 2018 के सेट नंबर 1 में पूछा, और ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो, सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है, तो यहां आपको चुंबकीय क्षेत्र दिया है 0.80 टेस्ला, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र E बराबर दिया है आपको 100 वोल्ट पर मीटर। आपको यहां डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना है, तो यहां 2 सेंटीमीटर है, तो हम यहां 10⁻² लिख देंगे। यहां से रेडियस अगर ना आप निकालोगे तो डायमीटर का हाफ कर देंगे, 1 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। क्या निकालना है, Q/m हमें ज्ञात करना है, ठीक है, Q/m ज्ञात करना है। अब देखो, यहां हमें वेलोसिटी नहीं दिया है, लेकिन ऐसे प्रश्न के लिए हम ये फॉर्मूला जानते हैं, हम जानते हैं
E बटा बी बराबर V होता है। ये वाला केस हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होता है और आवेशित कण भी इन दोनों के लंबवत गति करता है। तो जब E बटा बी बराबर हम सॉल्व करते हैं तो वो हमें बताता है वेग। ठीक है, तो सरल रेखी हो जाता है, तो वहां से हम जो है निकाल सकते हैं E बटा बी बराबर V हो जाता है। ये कौन से कंडीशन में होता है? तो ये होता है जब Fe बराबर Fm हो जाता है, तो उस केस में आवेशित कण एक सरल रेखी गति करता है। अब आपको पता है Fe इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू E होता है। Fm इक्वल टू क्या होता है? QVB होता है। Q से Q कैंसिल हो जाता है, यहां से E और ये डिवाइड में B लाएंगे तो वहां क्या बचेगा? V, वेलोसिटी। ये वही वाली शर्त है, जब भी कहा जाए कि पथ सरल रेखीय हो जाता है तो अब आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, E बटे बी बराबर वेलोसिटी। अब यहां से आपको E की वैल्यू पता है 100 है, B की वैल्यू है 0.8, अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, 1000 बटे 8 बराबर हो जाएगा V। यहां से और सॉल्व करेंगे तो V बराबर हो जाएगा 8 एकन्नम 8, यहां 20 हो जाएगा, 8 दूना 16, 4 8 पंचे 40 मीटर पर सेकंड। अब आपको फॉर्मूला पता है, R इक्वल टू mv अपॉन QB। यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा QBR बराबर mv ना, इसको यहां ले आए, फिर m को यहां ले आना है तो Q बाई m, यहां V और ये BR चला जाएगा डिवाइड में। यही हमें चाहिए था, Q बाई m ही तो हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, Q बाई m ही तो हमें फाइंड करना है। बस करना क्या है, वेलोसिटी की जगह लिखेंगे 125 अपॉन चुंबकीय क्षेत्र की जगह आप लिखेंगे 0.8 इंटू R की जगह आप लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁻²। करना क्या है, Q बाई m इक्वल यहां से 125 गुणे ये 10 की घात -2 ऊपर जाएगा, 10 की घात +2 हो जाएगा, जिसको हम 100 लिख सकते हैं, बटे में है 0.8। इस पॉइंट को काटेंगे 1000 हो जाएगा, 8 से इसको वापस काटेंगे तो 125 हो जाएगा। Q बटा m क्या आएगा? अब 125 गुणे 125 जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 15625, यही होगा आपका। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1.5625 इंटू 10⁻⁴ और यूनिट होगा कूलाम प्रति किलोग्राम, कूलाम पर किलोग्राम। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन कठिन तो नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा ट्रिकी क्वेश्चन है, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट करें और इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। इस टाइप के कई क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2L तथा 4L लंबाई के धारावाही चालकों को मोड़कर क्रमशः 2 फेरों तथा 4 फेरों वाली कुंडली बनाई जाती है। यदि दोनों कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित की जाए तो उनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 2018 के सेट नंबर 1 में पूछा हुआ है और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो देखो, मान लो हमारे पास एक तार है जिसकी लेंथ क्या है? L है, ठीक है, और हमारे पास यहां एक दूसरा तार है जिसकी लेंथ क्या है? 4L है, ठीक है। इससे एक कुंडली बनाई गई, ठीक है, इससे हमने एक कुंडली बनाई जिसकी त्रिज्या मान लिया हमने R1 है, और इसमें फेरों की संख्या कितनी है? 2 है। इसमें हमने कहा फेरों की संख्या कितनी है? 2 है, ऐसे लिख देते हैं, फेरों की संख्या बराबर 2, ठीक है। तो हमारे पास जो चालक था उसकी लंबाई L थी, इसी L लंबाई को 2 बार मोड़ करके हमने एक वृत्त बना लिया। तो एक बात बताओ, इसकी जो परिधि होगी उसमें अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए? L के बराबर होना चाहिए भाई, क्योंकि शुरुआत में हमारा जो चालक है उसकी लंबाई क्या थी? L। इसी चालक को मोड़कर 2 बार मोड़ा है और एक वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या R1 है। यहां से अगर हम आपसे कहें R1 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे L अपॉन बोलो 4 पाई, यही तो होगा, R1 इज इक्वल टू L अपॉन 4 पाई, ठीक है।
इसके बाद हमारे पास यहां एक दूसरा वृत्त है, मतलब 4L लंबाई वाले चालक को हम मोड़कर एक कुंडली बनाए हैं जिसकी त्रिज्या R2 है और इसमें फेरों की संख्या कितनी है, 4 है। फेरों की संख्या कितनी है, 4 है। तो भैया 4 इंटू 2πr2 किसके बराबर होता है, 4L के बराबर होता। तो यहां से R2 बराबर किसके हो जाएगा, बोलो। तो यहां से 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो L अपॉन क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए आपको ना, R2 आ गया। फिर कह रहा है कि भैया दोनों कुंडलियों में समान धार प्रवाहित करें, मतलब इसमें भी I धारा, इसमें भी I धारा। तो कह रहे हैं कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात बताओ। तो मान लेते हैं पहली कुंडली के केंद्र पर जो तीव्रता बनेगी B1 बराबर, तो देखो किसी भी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है, B बराबर होता है म्यू नॉट NI बटा 2R, जहां n क्या है, फेरों की संख्या, R क्या है, त्रिज्या, I क्या है, धारा। तो B1 बराबर उस हिसाब से हो जाएगा म्यू नॉट, इसमें फेरों की संख्या कितनी है, 2 है, तो यहां 2 से गुणा हो जाएगा, करंट I ही रहेगा और बटे 2R1, ठीक है, यही तो होगा। करना क्या है तुम्हें, अब यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, B1 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन R1, R1 की जगह क्या हो जाएगा, L अपॉन 4π। इसको और सॉल्व करोगे, 4π डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 4π म्यू नॉट I बटा L, ये हो गया B1 बराबर, ठीक है। इसी प्रकार B2 निकाल लो, तो B2 बराबर भी क्या होगा, म्यू नॉट, अब इसमें फेरों की संख्या 4 है, करंट सेम है, बटे 2R2 होगा, सही है कि नहीं। 2 से इस 4 को कैंसिल कर दो, यहां 2 बचा, तो B2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट 2I बटा R2, R2 की जगह हो जाएगा L अपॉन 2π, ये ऊपर जाएगा 2 2 जा 4 पाई म्यू नॉट I बटा L हो जाएगा। ध्यान से देख लो, ये 2π डिवाइड का डिवाइड मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा, 2 दूना 4, यहां पाई म्यू नॉट I बटा L, B1 और B2। तो आप देखो B1 का मान और B2 का मान सेम है ना, अतः B1 अनुपाते B2 बराबर क्या होगा, 1 अनुपाते 1। भाई डिवाइड करने पर ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा, 1:1। क्वेश्चन बड़ा आसान था लेकिन बड़ा जो है ट्रिकी था, आसान क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन, इसको जरूर एग्जाम में देख कर जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल तार के 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर है। प्रत्येक तार में 50 एम्पीयर की धारा बह रही है। यदि तार के 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान 1 ग्राम हो तो समांतर तारों के बीच की दूरी ज्ञात करो। 2018 के सेट नंबर 2 में ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया गया। यहां ये बताया गया कि दो तारों के प्रति मीटर लंबाई पर उतना बल लग रहा है जितना कि तार के 1 मीटर लंबाई पर गुरुत्वीय बल लग रहा है। अच्छा, तो मान लेते हैं हमारे पास दो तार हैं, इन दोनों तार के बीच की जो दूरी है वो R मीटर है। हमने कितना मान लिया, R मीटर। प्रत्येक तार, दोनों तार में कितना कितना करंट चल रहा है भैया, 50 एम्पीयर दोनों में चल रहा है। ठीक है, 50 एम्पीयर दोनों में चल रहा है। अच्छा, और इनके प्रति मीटर लंबाई पर जो बल है वो किसके बराबर है, वो 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर है। तो मैं यहां लिख देता हूं, तार के प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल किसके बराबर है, 1 मीटर लंबाई पर गुरुत्व बल, इसके बराबर है। चलो ठीक है, दो तार के प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, ये होता है।
ठीक है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, और इनटू एल भी होता है, बट एल हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि प्रति मीटर लंबाई की बात हो रही है। और ये किसके बराबर होगा? भार के बराबर, मतलब गुरुत्व बल क्या होता है? mg होता है। यही आपका जो है रिलेशन बनेगा, ठीक है ना, यही आपका क्या बनेगा? रिलेशन बनेगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। करना क्या है आपको? सारी वैल्यू पुट करो। म्यू नॉट की जगह लिखोगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, I1 50, I2 भी 50, 2 पाई आर हमें कैलकुलेट करना है, m। अब यहां देखो 1 मीटर लंबाई पर गुरुत्व बल, तो यहां दिया है 1 मीटर लंबाई का जो द्रव्यमान है 1 ग्राम है। तो एक बात बताओ, 1 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो यहां 10⁻³ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम से किलोग्राम में जाने का मतलब 1/1000 बटा 1000 है, तो उसको ऊपर ले जाओगे 10⁻³ जी की वैल्यू क्या होती? 9.8 होती है। करना क्या है? यहां से इसको कैंसिल करो, यहां 2 आ गया, ठीक है। आर यहां जाएगा, ये वैल्यू यहां चली जाएगी। कुल मिला के आर बराबर आप क्या लिख सकते हो? आर बराबर आप लिख सकते हो 50 दूना 100 ना, 100 और गुणे 50, तो क्या हो जाएगा? 50 गुणे 100 यानी 5 गुणे 100 5, 5000 हो जाएगा। ये 5000 गुणे 10⁻⁷, ठीक है। और ये चीज डिवाइड में आ जाएगा, कितना है? 1 गुणे 10⁻³ गुणे 9.8। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, यहां हो जाएगा 5000 गुणे 10⁻⁷ है ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, बट्टे में क्या आएगा? 9.8, ठीक है। इसी को और आगे सॉल्व कर लो, तो यहां से हो जाएगा 5000, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, दशमलव काटोगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ये 98 अगर करोगे तो ऊपर 5000 का 50,000 हो जाएगा, गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा? -7 + 3 यानी -4 हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। चलो यहां लिखता हूं आर बराबर, एक बात बताओ, यहां लिखा है 50,000, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 5 गुणे 10 की घात 4? क्यों? यहां देखो 10 की घात 4 नहीं लिख सकते, और गुणे 10 की घात -4 है, बट्टे में क्या है? बट्टे में क्या है? 98 है। तो आर बराबर देखो क्या आ जाएगा? 5/98, 10 की घात +4 -4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 1 हो जाएगा। 5 में 98 से भाग करना है, 98 से दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ेगा, नहीं कुछ होगा, जीरो बार ले जाएंगे, जीरो हो जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा? 5 बार जा सकता है। 5 8 40, 5 9 45, 4 49, जीरो 10 में से 9 गया 1, दशमलव 100 हो जाएगा, 51 98, तो ऑलमोस्ट 0.051, तो 0.051 मीटर आया। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 5.1 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। आंसर ऊपर वाला लिखकर छोड़ दो, चाहे चाहे यहां तक लिख दो, कोई समस्या नहीं है। तो एक बढ़िया सा प्रश्न था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नोट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चल कुंडली धारा मापी में 1000 फेरे हैं तथा प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 × 10⁻² टेस्ला है। जब इसमें 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली में 30 डिग्री का विक्षेप होता है। लटके तार का ऐंठन बल युग्म ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो हमें यहां क्या क्या दिया है? n, फेरों की संख्या n बराबर क्या है? 1000, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाइल कितना है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको पता होगा सेंटीमीटर को हटाने के लिए 10⁻⁴ से गुणा करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। b की वैल्यू आपको दिया है 2 × 10⁻⁻² टेस्ला, और करंट की वैल्यू है 10 मिली एम्पियर, तो मिली का मतलब 10⁻⁻3, ये हो जाएगा एम्पियर में। और यहाँ थीटा आपको दिया है 30 डिग्री, क्या चाहिए?
लटके तार का ऐंठन बलयुग्म चाहिए, ऐंठन नियतांक या मरोड़ी नियतांक के चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? के। अब एक बात बताओ, जब हम किसी कॉइल में करंट फ्लो करते हैं तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है जिसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, या फिर टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। एम की जगह क्या होता है? एन आई ए होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब कॉइल घूमेगा, जब कुंडली घूमेगी, उस कुंडली में जो स्प्रिंग लगा है उसमें भी खिंचाव आएगा ना, उसमें जो खिंचाव आएगा वो कितना आता है? वो आता है के फाई। तो साम्यावस्था पर दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे साम्यावस्था में टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? के फाई के इक्वल, यानी कि एन आई ए बी साइन थीटा ये बराबर होता है के फाई के। ठीक है ना, के फाई के। अब एक बात बताओ, यहां आपको पता है ना, जो गैल्वेनोमीटर होता है या फिर चल कुंडली धारा मापी होती है, उसमें जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इनके बीच एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। इसको हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहां साइन थीटा की जगह तो 90 हो जाएगा। अच्छा, यहां एक्चुअली जो ये थीटा हम लिखे ना, ये थीटा नहीं था, ये विक्षेप था। देखो, कुंडली में विक्षेप था, ये विक्षेप को फाई से लिखते हैं, और विक्षेप एक तरह का एंगल है, तो एंगल का मात्रक रेडियन होता है, ये डिग्री में नहीं चलेगा। तो 30 डिग्री को अगर रेडियन में बदलोगे ये हो जाएगा π/6 रेडियन। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है? एन की जगह लिखना है 1000, आई की जगह लिखना है 10 गुणे 10 की घात -3, बी की जगह लिखना है 2 गुणे 10 की घात -2, और साइन थीटा की जगह 90 हमें होता ही है, ये त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इधर के हमें निकालना है, फाई हमें दिया है π/6, यही हमें दिया है। तो यहां से हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहां मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, साइन थीटा क्या होता है? 1 होता है, किसके लिए? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, इसके लिए होता है, और ये धारामापी में लागू होता है। यहां से 1000 से 10 की घात -3 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 20, 10 दूना 20 गुणे 10 की घात -2, और ये π/6 बटे में आ जाएगा, π/6 इधर आया के। ये 6 डिवाइड का डिवाइड है, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, 20 गुणे 6 गुणे 10 की घात -2 बटे पाई की जगह क्या होगा? 3.14 के आ गया। क्यों? पाई की जगह क्या लिखते हैं? 3.14। करना क्या है? यहां से अगर हम बताएं आपको कि के बराबर क्या लिख सकते हो, देखो 20 छक्का 120 गुणे 10 की घात यहां आया -2, अच्छा, बटे में क्या आया? 3.14। एक बात बताओ, अगर दशमलव काटोगे तो यहां 10 की घात 2 बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 100 बढ़ाना पड़ेगा। भाई यहां दशमलव के बाद 2 अंक था तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा? 10 की घात -2, 10 की घात 2, ये एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, यहां से के बराबर आ जाएगा 120 बटे 314। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं? ये 10 की घात -2 ऑलरेडी था, हमने पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो बढ़ाना पड़ा, 2 जीरो का मतलब 100 होता है। 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 2 लिख सकते हैं, तो वही लिखा है। ये 10 की घात -2 पहले से था, 10 की घात 2 हमने लिखा, कैंसिल हो गया। अब 120 में 314 से भाग करना है, तो कर देते हैं। 314 दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा, 3 चौके 4 बार तो नहीं जा सकता, 3 बार ले जाएंगे, 3 चौके 12, 3 एक कम 3 एक 4, 3 त्रिक 9, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 11 में से 9 गया 2, दशमलव लगा है, 8 एक 9 8, 8 चौक 32, 8 3 11, 8 लगभग 8 बार ले जाता था, 8 चौक 32, 8 एक 9 8 3 11, 8 3 24 25, तो 0.38, ठीक है। और मात्रक क्या होगा? तो भैया मात्रक होगा न्यूटन मीटर अपॉन विक्षेप, या हाँ विक्षेप आप बोल सकते हो, या रेडियन भी बोल सकते थे। यही आपका आंसर 0.38 न्यूटन मीटर पर विक्षेप, यही आपका मरोड़ी नियतांक है स्प्रिंग का, नोट कर लें।
अच्छा यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देखिए हमने एरिया की जगह लिखा ही नहीं कुछ। यहां देखो वापस से एक बार सब लोग कंसंट्रेट कर लो, थोड़ा सा यहां पर फॉर्मूला हमने सही लगाया है, बट फॉर्मूले में वैल्यू रखते समय हम एक स्टेप नहीं लिखे हैं। ध्यान से देखो यहां क्या था, एन आई ए बी साइन थीटा की जगह 1, तो एन की जगह हमने 1000 तो लिखा, आई की जगह हमने क्या लिखा, आई की जगह 10 की घात 10 गुणे 10 की घात -3, ए नहीं लिखा, देखो ए नहीं लिखा, डायरेक्ट बी लिख दिया है, क्योंकि बी और ए लगभग सेम थे ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। यहाँ ए हम लिखना ही भूल गए हैं, तो एक्चुअली यहाँ यहाँ इनके गुणे के साथ ए भी रहेगा। क्या है ए, 2 गुणे 10 की घात -4, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। हाँ ये इसके साथ गुणे में था, तो यहां से ये चीज मैं यहां लिख देता हूं, 2 गुणे 10 की घात -4, तो आगे चल के 20 दूनी 40 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, और इधर ये 4 और 2 -6 हो जाएगा, ठीक है, 4 - 2 6 हो जाएगा, यहां 40 छक्का ये 240 हो जाएगा, ठीक है, और ये -6 ही रहेगा, ठीक है, -6 और वो 10 की घात 2, यहां 10 हम लोग बाद हो जाएगा, ये क्या बचा, थोड़ा सा इसको फिर से ध्यान देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 240 बटे 314 गुणे 10 की घात -4 हो जाएगा ये, हाँ -6 + 2 -4, फिर से भाग करेंगे हम, 240 में 314, 204 314, दशमलव लग गया 0, 8 त्रिक 24, ज्यादा हो जाएगा 7 बार, 7 चौके 28, 7 एकम 7 2 9, 7 त्रिक 21, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 1 गया 2, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा, अब 7 बार नहीं जाएगा ना, कितनी बार जाएगा ये, 6 बार, 6 बार, तो 0.76 हो जाएगा ये, 0.76 इंटू 10⁻⁴, या आप इसको लिख सकते हो 7.6 इंटू 10⁻⁵, और न्यूटन मीटर पर विक्षेप, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। एक बार वापस समझा दे रहा हूं, देखो साम्यावस्था में टाउ बराबर के फाई होगा, टाउ की जगह होता है एन आई ए बी साइन थीटा इक्वल टू के फाई, साइन थीटा 1 हो जाएगा त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के लिए, एन की जगह 1000, आई की जगह 10 गुणे 10 की घात -3, एरिया हम नहीं लिखे थे, भूल गए थे, यहां लिखा एरिया 2 गुणे 10 की घात -4, फिर बी की जगह 2 गुणे 10 की घात -2, और साइन थीटा की जगह 1, के फाई की जगह 30 डिग्री था तो उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, π/6, फिर इसको यहां कैलकुलेट किया है, 1000 से 10 की घात -3 को कैंसिल किया, 10 दूनी 20, 20 दूना 40 हो जाएगा ये, ठीक है, 40, और ये बटे का बटा था ऊपर चला आया, और ये -4 -2 मिलकर -6 हो गया, फिर 40 छक्का 240, यहां दशमलव काटा, 10 की घात 2 हुआ, सॉल्व किया, आंसर आया, ठीक। हाँ फॉर्मूला सही था, फॉर्मूले में कोई समस्या नहीं थी, बस हमें यहां पर एक वैल्यू रखना भूल गए थे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न 2018 के सेट नंबर 4 में पूछा हुआ है। क्या है प्रश्न, 3 गुणे 10 की घात -8 एम्पियर मीटर स्क्वायर चुंबकीय आघूर्ण की एक कुंडली को जब एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल क्षेत्र के समांतर है, तो कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण 7.5 गुणे 10 की घात -9 न्यूटन मीटर है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, और यदि कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा उसमें फेरों की संख्या 15 हो तो उसमें बहने वाली धारा का मान भी ज्ञात करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। पहले देखो m बराबर आपको क्या दिया है, तो m बराबर दिया है 3 गुणे 10 की घात -8 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ थीटा कितना लोगे, 90 डिग्री लोगे। कहे आप पूछोगे सर कैसे, देखो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, कुंडली का तल कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो देखो कुंडली का तल है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, यानी अभिलंब लंबवत होगा। नहीं समझे, समझाता हूं, जैसे मान लो इधर ऐसे चल रहा है, ये क्या है,
इधर की डायरेक्शन क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हमने इमेजिन की, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसका जो तल है वो इसके समांतर रखा है, मतलब ऐसे रखा है, ये इधर चुंबकीय क्षेत्र भी चल रहा है और हमने इसका तल इसके समांतर रख दिया है। अब इस पर अभिलंब ऐसे ड्रॉ करोगे आप, तो ये अभिलंब आया, ये चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है, इधर चुंबकीय क्षेत्र, ये अभिलंब, एंगल 90 डिग्री, वही लिखा है यहां। उसके बाद यहां बल आघूर्ण टाउ बराबर आपको दिया है 7.5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, आपको पूछा है बी, साथ में आपको दिया है एरिया 1.5 सेंटीमीटर है, तो इसको आप 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख लोगे। और यहां फेरों की संख्या n बराबर दिया है 15, तो करंट पूछा है। ठीक है, बड़ा आसान है। टाउ बराबर क्या होता है, एम बी साइन थीटा। टाउ की जगह आप लिखेंगे 7.5 × 10⁻⁹ एम आपको सॉल्व करना है। अच्छा एम नहीं, एम तो आपको दिया है, एम कितना है 3 × 10⁻⁸ बी आपको सॉल्व करना है, साइन थीटा की जगह 1 हो जाएगा। क्या होगा, ये डिवाइड में आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁸ इक्वल टू बी। यहां से क्या आएगा, 3 से इसको काटोगे तो हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁹ ये 8 ऊपर जाके +8 हो जाएगा, बराबर है बी। तो यहां से b बराबर क्या हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁻⁰ -9 + 8। अच्छा, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻⁻⁴ का मतलब 10 से भाग करना, यानी हो जाएगा 0.25 टेस्ला। आपका ये एक आंसर आ गया, बड़ा आसान था। फिर आपको निकालना है करंट। m बराबर आपने पढ़ा हुआ है NIA होता है, ठीक है। m की जगह आप क्या लिखोगे 3 × 10⁻⁸। n की जगह आपको कितना यहां फेरों की संख्या दी है 15 दिया है। करंट आपको निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ ये। तो यहां आई यहां ही रहने दो, बाकी इसको यहां ले आओ। तो 3 × 10⁻⁸ बटे ये 15 और गुणे ये 1.5 × 10⁻⁴, ये है करंट आई। करना क्या है, इस 1.5 से 3 को काटोगे 2 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ध्यान से देखो 2 × 10⁻⁸, ये -4 ऊपर जाके +4 बराबर आई बटे 15। ठीक है, 15। करना क्या है तुम्हें, 2 में 15 से भाग कर दो, दशमलव लगाया 0 बढ़ा 1 कम जाएगा, फिर 5 आया 50 हुआ 3 जाएगा 45, फिर यहां आ जाएगा 0.13 इंटू 10⁻⁻8 + 4 -4 हो जाएगा। आप चाहो तो दशमलव यहां लेके चले जाओ, तो 1.3 × 10⁻⁻5 एम्पियर, यही है आई की वैल्यू। ठीक है ना, यही है आई की, नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड है। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻3 वोल्ट प्रति मीटर के स्थिर विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने में 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के E/m की गणना कीजिए। तो देखो मान लेते हैं हमारे पास ये रहा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है वैद्युत क्षेत्र E। इसकी वैल्यू हमें दिया है 1.6 × 10⁻3 वोल्ट पर मीटर। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे क्षैतिज दिशा में चला तो कौन से वेग से चला, तो ये 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से चला। अब इस पर एक बल लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है, इस पर एक बल लगेगा नीचे की तरफ Q × E, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन सीधा न जा करके परवलयाकार पथ पर गति करेगा, कुछ ऐसा ट्रायंगल जैसा यहां बनेगा। ये यहां से यहां तक की दूरी y वाली दिशा में कितना दिया है 3.4 मिलीमीटर, और यहां से यहां तक की दूरी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, यही है। ठीक,
अब आप बताओ यहां जो बल लग रहा है वो कौन सी दिशा में लग रहा है, क्षैतिज दिशा में कि ऊर्ध्व दिशा में? तो आप कहेंगे सर यहां पर बल क्षैतिज दिशा में नहीं लग रहा है, ऊर्ध्व दिशा में लग रहा है। ठीक है, तो हम क्षैतिज दिशा के लिए बात कर लेते हैं। क्षैतिज दिशा के लिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। ठीक है, दूरी यहां 10 सेंटीमीटर है तो 10 गुणे 10 की घात -2 लिखना पड़ेगा। चाल हमें कितना लेना है, 2 गुणे 10 की घात 7 लेना है। समय हम कैलकुलेट कर लेंगे t बराबर, तो यहां से हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो 10 गुणे 10 की घात -2 बटे में आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात 7 बराबर t। ये आ जाएगा 5, यानी t बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -9 सेकेंड। ये आ गया, मतलब इतने समय तक ये गति कर रहा है। अच्छा, उसी दौरान क्या होगा, अब देखो यहां ऊर्ध्व दिशा की गति की हम बात कर लेते हैं। ऊर्ध्व दिशा के लिए बड़ा बढ़िया प्रश्न है। तो देखो ऊर्ध्व दिशा में बल लग रहा है और बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही तो होता है। हाँ, और यहां बल कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे Q इंटू ई लग रहा है, और यहां द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो M इंटू ए हो जाएगा। यहां से Q बटा M, M को यहां ले आओ। अच्छा, यहां से त्वरण निकालना है ना हमें, तो हम क्या करेंगे, यहां से ले आएंगे क्यू ई बटा एम, यही है हमारा त्वरण। ठीक है, फिर हम ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। y की जगह होगा 3.4 गुणे 10 की घात -3, क्योंकि देखो y दिशा में 3.4 मिलीमीटर है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, y दिशा में कोई वेग है शुरुआत का, क्या कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा था? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो क्षैतिज दिशा में चल रहा था, यानी ऊर्ध्व दिशा में कोई वेग नहीं है, तो यू वाई 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 गुणे ए वाई। ए वाई कितना है हमारा, ए वाई है क्यू ई बटा एम, और टी स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे 5 गुणे 10 की घात -9 का स्क्वायर, 5 गुणे 10 की घात -9 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है। 3.4 गुणे 10 की घात -3 इधर हो जाएगा, ध्यान से देखें, ये 1/2 गुणे Q बटा M, ठीक है ना, Q बटा M। E की जगह हमारे पास क्या है, E की जगह है हमारे पास 1.6 गुणे 10 की घात 3, 1.6 गुणे 10 की घात 3, और ये 25 गुणे 10 की घात -18 हो जाएगा। इसे ही हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, तो 2 से इसको अगर काटोगे 0.8 हो जाएगा ना, बोर्ड में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। इस चीज को मैं यहां लिखता हूं, तो उधर है 3.4 गुणे 10 की घात -3, उधर 2 से मैंने काट दिया। अब 25 का गुणा 0.8 में करो, 25 अट्ठे 200 होता है, ये 20 हो जाएगा। 25 अट्ठे 200 होता है, लेकिन दशमलव लगाया तो 20 हो जाएगा। यहां हो जाएगा Q बटा M, और गुणे में हो जाएगा उधर 20 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, तो 3 और -18, ये -18 है, ठीक है। -18 + 3 -15 हो जाएगा, तो 20 गुणे 10 की घात -15। और कुछ वहां छूटा तो नहीं, बिल्कुल नहीं। करना क्या है, तुम्हें इसको यहां भेज देना है, तो 3.4 गुणे 10 की घात -3 बटे में 20 गुणे 10 की घात -15 बराबर आया Q बटा M। ठीक, अब इसको क्या करो, कैंसिल कर दो, तो क्या आएगा, क्या आएगा बोलो। यहां से अगर आप 3.4 दशमलव हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं इसको कहां सॉल्व करूं, यहां करता हूं, तो Q बटा M बराबर हो जाएगा, इधर दशमलव हटाओगे तो ये हो जाएगा 34/200 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा, -3 + 15, -3 + 15, ये हो जाएगा Q बटा M बराबर, दिखाई दे रहा है बोर्ड, हाँ,
34 में 200 से भाग करोगे, दशमलव लगाना पड़ेगा, 340 होगा, एक बार जाएगा, फिर सारे 0.17 आएगा, 0.17 इंटू 10 टू पावर 12, इसी को लिख सकते हो 1.7 इंटू 10 टू पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। यही आपका आंसर है। ठीक है, बढ़िया प्रश्न था। आपको पहले क्षैतिज दिशा के लिए समय निकाल लेना है, फिर ऊर्ध्व दिशा के लिए त्वरण निकाल करके गति के दूसरे फॉर्मूले में मान रख के सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक, बहुत ही लाजवाब प्रश्न था, नोट करें। हो गया। तो देखो आज के वीडियो में इतना ही, बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तब तक एग्जाम की पढ़ाई करते रहें। एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।